प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में जितने भी हमारे उपभाषा क्षेत्र हैं उनकी 17 बोलियां और उन बोलियों का विकास, बोले जाने वाले ज़िले, हिंदी भाषा का उद्भव, इन सभी बिंदुओं पर जो वीडियो है आप लोगों को भेज दिया गया है। हमारे बच्चे उससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि हमारी जो हिंदी है ये कौन से परिवार की भाषा है। तो ये हमारी जो हिंदी भाषा है ये विश्व की 3000 भाषाओं में एक है। विश्व की 3000 भाषाओं में एक। विश्व की 3000 भाषाओं में ये एक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और ये परिवार की दृष्टि से हम लोग देखें तो हमारी ये हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार, भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये बोली जाने वाली भाषा है और इस भारोपी परिवार में इस हिंदी को बोलने वालों की संख्या 3000 है। इसके आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि ये भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। तो भारत में जितने भी भाषा परिवार हैं उनको हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला परिवार है भारोपी परिवार। भारोपी परिवार। दूसरा है द्रविड़ परिवार। तीसरा है आस्ट्रिक परिवार। आस्ट्रिक परिवार। और चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार। अब हम जरा ये देखते हैं कि इन जो भाषा परिवार हैं हमारे जो 4 हैं ये कितने कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोले जाते हैं भारत में। तो जो भारोपी परिवार है, भारोपी परिवार 73% लोगों द्वारा, भारोपी परिवार इस हिंदी भाषा के 73% लोग बोलने वाले हैं। 73%। द्रविड़ परिवार, द्रविड़ परिवार के 25% लोग हैं। और आस्ट्रिक परिवार, आस्ट्रिक परिवार के 1.3% हैं। और चीनी तिब्बती परिवार को बोलने वाले 0.7%। तो ये हमारे 4 भाषा परिवार हैं और इनमें जो भी प्रतिशत है बोलने वाला, तो इसके आधार पर हम ये निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमारा जो भारोपी परिवार है ये हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है और ये सबसे बड़ा परिवार है। 73% लोगों द्वारा ये भाषा बोली जाती है। इसके आगे के क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है इसका विकास क्रम क्या है। भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम। तो भारतीय आर्य भाषा का जो विकास क्रम है जिसका प्राचीन रूप संस्कृत है और ये अनेक घटकों से पार होती हुई आज हिंदी के रूप में हमारे सामने आई है, तो उसको हम भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को भारतीय आर्य
भाषाओं को 3 कालों में विभाजित करते हैं। 3 कालों में हम विभाजित करेंगे इसको। तो पहला काल हमारा है प्राचीन काल। नंबर 1 प्राचीन आर्य भाषा काल। दूसरा है मध्य आर्य भाषा काल। और तीसरा आधुनिक। तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा काल। अब इसका समय निर्धारित है। तो पहले प्राचीन आर्य भाषा का काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा काल हमारा है, दूसरे काल का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से सन 1000। और तीसरा काल हमारा है सन 1000 ईस्वी से अब तक। तो एक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास क्रम है 3 कालों में। पहला प्राचीन आर्य भाषा काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस संस्कृत काल माना जाता है। इसको हम इस रूप में मान सकते हैं कि ये हमारा जो काल है वैदिक और लौकिक संस्कृत का काल है। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के बाद में जो मध्य आर्य भाषा काल आया, ये संस्कृत काल समाप्त हुआ। तो 500 ईसा पूर्व से सन 1 तक ये पाली भाषा का समय माना गया, जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया। इसी प्रकार फिर 500 ईसा फिर 500 सन 1 से लेकर के सन 500 ईस्वी तक प्राकृत काल माना गया। और प्राकृत काल में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया कि अनेक अपभ्रंशों का विकास हुआ। तो यहां पर सन 1000 मध्य आर्य भाषा काल है 500 ईसा पूर्व से सन 1000। और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 तक अपभ्रंश काल माना जाता है, क्योंकि प्राकृत भाषा से जो जैन धर्म जिसके उपदेश लिखे गए थे 500 सन 1 से लेकर 500 ईस्वी उसका समय है। और उसके बाद 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल है, जिसमें 6 अपभ्रंशों का जन्म हुआ था। उससे भारतीय आर्य भाषाओं का और हिंदी का अनेक हमारी उपभाषाओं का विकास हुआ था। तो ये इसका विकास क्रम है। और आधुनिक काल का समय 1000 ईस्वी से अब तक। अपभ्रंश काल माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 तक। और हमारा जो अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट काल है, अवहट्ट काल माना जाता है सन 900 से सन 1100 तक। ये अवहट्ट काल है। और अवहट्ट काल से फिर प्राचीन हिंदी है, प्राचीन हिंदी से फिर मध्यकालीन हिंदी है, मध्यकालीन हिंदी से फिर आधुनिक हिंदी है। तो इस प्रकार ये विकास क्रम यहां पर आप लोगों को बताया गया सन 1000 ईस्वी तक। इसके बाद में अगला चरण लेते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को भी 3 कालों में बांटा गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को
आधुनिक आधुनिक आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा गया है। पहला काल है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी। तीसरा काल है प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी अब इसका समय है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय है सन 1100 से लेकर के सन 1400 तक, 1400 ईस्वी तक। इसके बाद में मध्यकालीन हिंदी का समय है सन 1400 से लेकर के 1850 ईस्वी तक। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी का समय है 1850 से अब तक। यहां पर विशेष ध्यान देने की योग्य बात है कि प्राचीन हिंदी 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी प्राचीन हिंदी कहा गया, क्योंकि सन 900 से लेकर के सन 1100 तक अवहट्ट काल माना जाता है। सन 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल माना जाता है। और इसके बाद का जो समय है वो प्राचीन हिंदी के नाम से हम जानते हैं। इस प्राचीन हिंदी से हमारा तात्पर्य है राजस्थानी गद्य से, हमारा तात्पर्य है ब्रजभाषा गद्य से। तो राजस्थानी और ब्रजभाषा गद्य की सबसे पहले शुरुआत हुई है, उसी से हमारी हिंदी का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ है। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी आप लोग जानते हैं मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहेंगे। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहेंगे, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहेंगे। तो भक्तिकाल में और रीतिकाल में महान कवि हुए, उनके द्वारा तमाम साहित्य रचा गया है। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी से हमारा मतलब है सन 1850 से अब तक का समय। 1850 से अब तक का समय अनेक घटकों को पार करता हुआ आज हमारी इस हिंदी के रूप में पहुंचा है। सन 1850 से लेकर के सन 1900 तक भारतेंद्र युग माना जाता है और 1900 से लेकर 1922 तक द्विवेदी युग माना जाता है। 1922 से लेकर 1938 तक यह शुक्ल युग माना जाता है। इसके बाद के समय को शुक्लोत्तर युग कहते हैं। इसी में प्रगतिवाद, इसी में प्रयोगवाद, इसी में नई कविता आज इस रूप में हमारी हिंदी सामने विकसित होकर के आई है। तो हिंदी का विकास का जो विकास क्रम है उसका संक्षेप में निष्कर्ष ये निकलता है। संक्षेप में निष्कर्ष निकलता है कि सबसे पहले संस्कृत से विकसित होती हुई या संस्कृत का पतन होता हुआ ये पाली भाषा में बदली, पाली में। फिर अगले विकास क्रम में ये भाषा हमारी पहुंची प्राकृत में, और ये फिर प्राकृत से पहुंची अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से ये हमारी पहुंची ग्रामीण अपभ्रंश। ग्रामीण अपभ्रंश का मतलब होता है जितने अपभ्रंशों का विकास हुआ था वो ग्रामीण क्षेत्र में उन अपभ्रंशों को और भी बिगाड़ दिया गया।
और भी वो देश अपने ग्रामीण भाषाओं के रूप में वो विकसित हुई। तो अपभ्रंश का ग्रामीण हिंदी रूप अवहट्ट कहलाता है। अपभ्रंश से अवहट्ट, अपभ्रंश से अवहट्ट बनी, और अवहट्ट से इसका रूप बना अगला प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय है सन 500 से लेकर के सन 1000 ईस्वी तक। इस अपभ्रंश काल में अपभ्रंश के जो महान कवि थे, जिनको अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है, उनका नाम था स्वयंभू। उनका नाम स्वयंभू था। अपभ्रंश के महान कवि जिनका नाम स्वयंभू, उन्होंने एक महान काव्य की रचना की जिसका नाम पौमचर्यु है। पौमचर्यु। इसी प्रकार धनपाल जी ने अपभ्रंश में भसियस कहा, ये प्रथम महाकाव्य की रचना की। और अपभ्रंश के अगले कवि पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की। इसी प्रकार अपभ्रंश के अगले कवि सरहपा ने दोहा कोश की रचना की, और अगले क्रम में कणहपा ने चर्या पद की रचना की। तो ये तो हो गया अपभ्रंश काल। अब सन 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक जो ग्रामीण हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई, जिसको ग्रामीण हिंदी के नाम पे जाना गया, वो अवहट्ट कहते हैं। तो अवहट्ट के कवियों में विशेषतया नाम जो आता है वो अब्दुल रहमान का आता है। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक नामक ग्रंथ की रचना की। दामोदर पंडित ने उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना की। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की, और विद्यापति जी ने कीर्ति लता, और रोडा कवि ने राउरवेल, एक चंपू है, गद्य पद्य मिश्रित रचना है, इसकी रचना की। विद्यापति जी जो अवहट्ट के कवि माने जाते हैं, उन्होंने एक वाणी में, एक वाक्य में कहा था, देशिल बैना सबजन मिठा। ये उनकी उक्ति है कि देशिल बैना, बैना माने बाणी, देसी बाणी, जो बिगड़ी हुई ग्रामीण बाणी है, उसमें जब कोई बात कहेंगे वो मीठी लगती है और सबकी समझ में आने वाली होती है। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके आप लोग अपने भविष्य के लिए इसको जोड़ लें। हमारे बच्चे सुखी रहें, आनंद रहें और विद्या का अच्छा अध्ययन करके सफलता तक पहुँचे, यही हमारी शुभकामना और शुभाशीर्वाद है।